नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिव महापुराण कथा में भक्तों का उमड़ा सैलाब। छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं ने सुनी कथा। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 11 जवान हुए शहीद। बीजेपी के द्वारा शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर ठगी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने वीडियो के माध्यम से दिया संदेश। वार्ड 54 पोटिया कला स्कूल का हाल बेहाल। जर्जर स्कूल में पढ़ने को बच्चे हुए मजबूर, प्रशासन नहीं दे रही ध्यान। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जयंती स्टेडियम में चल रहे शिव महापुराण कथा के चौथे दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पहुंचे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा अपने श्रीमुख से शिव महापुराण कथा का श्रवण भक्तों को कराया जा रहा है। कथा का श्रवण करने दुर्ग भिलाई के अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से लाखों लोग कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। कथा समाप्त होने के उपरांत भी भक्तजन के ठहरने की व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा कराई गई है। यहाँ रहने, खाने, सोने की तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध है। आयोजन समिति के अलावा शहर की अन्य समिति से जुड़े लोगों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों से आए भक्तजनों के लिए भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के तहत कथा स्थल में हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और स्पर्श हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा अपनी सेवाएं भक्तजनों को उपलब्ध कराई जा रही है। सभी चिकित्सा संसाधनों से लैस डॉक्टरों की टीम द्वारा कथा स्थल में आए भक्तों का उपचार किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सा स्टाफ को भी तैनात किया गया है। चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को लेकर हाईटेक हॉस्पिटल और स्पर्श हॉस्पिटल के प्रबंधन का यह प्रयास बेहद सराहनीय है। वहीं कथा स्थल में दूर दराज के क्षेत्रों से कथा का श्रवण करने आए भक्तजनों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। लोग धमतरी जिला से आए, ग्राम थाना कुरु। कब से आऊँगा? कल से आए। मैं यही सुपेला का रहने वाली हूँ और मैं शुरू से ही आ रही हूँ। और कहा जाए तो मेरे घर में बहुत समस्या थी। मेरा बच्चा 5 साल का है अभी, इसी का समस्या है। और करीबन मेरे को ना अभी 1 साल हो गया है बाबा जी का जल चढ़ा रही हूँ। और वहाँ जब भी जा रही हूँ इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा। हमारे घर में बहुत ही खुशियाँ आ गई हैं और मुझे बहुत विश्वास हो गया है बाबा जी के ऊपर। और कहना चाहूँगी और लोगों को कि एक समय निकाल कर 1 लोटा का जल बाबा जी का चढ़ाया। इसमें बहुत सुनने मिलेगा। टीवी में देख रहे थे, यूट्यूब में देख रहे थे, तो अब सोचे कि हम भी आ जाए। मैं यही संदेश देना चाहूँगी, अधिक से अधिक लोग यहाँ आएँ और सभी को फायदा होगा। यहाँ पे आएंगे तो सबका मन शांत रहेगा और सबको भी अच्छा लगेगा। सुनने के लिए आए हैं प्रेम से, भगवान में जो भी जैसा भी सुनेंगे मन से, उससे के हिसाब से आए हैं। लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि अपने घर से मन को लगाकर, अपने तन को लाकर यहाँ कथा को अच्छे प्रेम से सुनना चाहिए। तो हर मनोकामना पूर्ण हुआ है। जब भी भोले बाबा से कुछ भी मांगे हैं, भाटा बारह में जब हुआ था, हमने जो मनोकामना किया वाकई में 3 महीने में पूरा हो गया मेरा। मैं जो बोला, जो मैं बोली भगवान से, वो मेरे को मिला। इसलिए मेरे को इतना विश्वास हो गया कि मेरे को होगा ही। यहाँ पे भी जो मांगेंगे वो भी मिलेगा मेरे को। यही विश्वास लेकर आज फिर से आई हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जीवन आनंद फाउंडेशन एवं श्री राम जन्मोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में कथा आयोजित किया जा रहा है। वहीं आज पत्रकार वार्ता में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हिंदुत्व सहित कई मामलों पर चर्चाएं की। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा आज पत्रकार वार्ता लिया गया। नक्सली घटना को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि पुलिस और सैनिक सभी धरती पर एक दूसरे को जोड़ने के लिए लगे रहते हैं। नक्सली घटना जहां होती है वहां पर जवान की जान जाती है और उसका पूरा परिवार रोता है। वो बद्दुआ देते हैं और वही बद्दुआ हमको नष्ट कर सकती है। जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। वही समलैंगिकता को लेकर उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह को जो प्रस्ताव रखा गया है वह श्रेष्ठ नहीं है, हमारे आने वाले सनातन धर्म के लिए कहीं न कहीं चोट पहुंचाने वाला है। वहीं पंडित मिश्रा ने सीएम भूपेश बघेल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने गौ माता को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब गायों की महिमा बढ़ गई है। पहले लोग उन्हें कत्ल खाने तक भेज देते थे, लेकिन अब गोधन न्याय योजना के चलते ऐसा नहीं हो रहा है। गायों की सेवा हो रही है, दूध और गोबर से नए उत्पाद बन रहे हैं। इसी के कारण जैविक खेती हो रही है और इस मामले में यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रयास रहे कि हमारे जो सैनिक भी लगे रहते हैं, पुलिसकर्मी भी लगे रहते हैं, या सुरक्षा के जो भाव लगे रहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत की भूमि को या हमारे धर्म को
जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं। तो इतना जरूर कहना चाहूँगा कि नक्सल एरियो में जहाँ कहीं भी इनके ऊपर जो आक्रमण होता है और इनका परिवारवाद में होता है या उनको तकलीफ होती है, वो कहीं ना कहीं बद्दुआ हमको भी नष्ट करे। तो प्रयासरत रहें, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इतना ही कहना चाहूँगा, जो समलैंगिक विवाहों का जो प्रस्ताव रखा गया है ये श्रेष्ठ नहीं है। हमारे आने वाले सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं ये चोट पहुँचाने वाला है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में अरनरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए 11 जवानों को भारतीय जनता पार्टी ने पावर हाउस चौक में श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही इस कृत्य शामिल नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार से सख्त अभियान चलाए जाने की मांग भाजपा नेताओं ने की। बीते दिनों बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में अरनरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में डीआरजी के 11 जवान शहीद हो गए थे। नक्सलियों ने घात लगाकर आईडी से विस्फोट कर घटना को अंजाम दिया था। नक्सली हमले में डीआरजी के 11 जवान शहीद हुए थे। नक्सलियों की इस कायराना हरकत की पूरे प्रदेश में सभी लोगों द्वारा कठोर शब्दों में निंदा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला द्वारा नक्सली हमले में शहीद हुए 11 जवानों को पावर हाउस चौक में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित सभी भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने नक्सलियों की इस कायराना हरकत की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग छत्तीसगढ़ सरकार से की है। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया, महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वीटी कौशिक, युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित साहू और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे 11 जवानों की नृशंस हत्या की गई है, उसके विरोध में यहाँ पर हम लोगों ने ये हमारा सब एकत्रीकरण हुआ है और इकट्ठा होकर के हमने उन शहीद जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पांजलि की है और उनके प्रति उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आज छत्तीसगढ़ किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। आज लगातार मुख्यमंत्री बार बार जो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ नक्सलियों के पैर उखड़ गए हैं, नक्सली समाप्त हो गए हैं, लेकिन ये जो बड़ी घटना कल घटी है ये स्पष्ट करती है मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पूरी तरह से फेल है। नक्सलियों का जो ये हमला हुआ है ये दिखला रहा है कि नक्सलियों की जड़ें कितनी मजबूत होती जा रही हैं और इन मजबूत होती जड़ों से छत्तीसगढ़ की शांति को खतरा पैदा हो रहा है, छत्तीसगढ़ अशांत क्षेत्र घोषित हो रहा है। और आज ये नक्सली जिस टाइप के कृत्य कर रहे हैं उनको रोका जाना बहुत आवश्यक है, जबकि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। जितनी फोर्स मांगते हैं ये उतनी फोर्स दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ये प्रदेश की सरकार इसको रोकने में नाकामयाब हो रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसके साथ हम ये भी प्रार्थना करते हैं, ये भी निवेदन करते हैं इस सरकार से कि जनता की सुरक्षा का ध्यान रखें और बस्तर क्षेत्र में जो हमारे जवान खड़े हुए हैं इस नक्सली को रोकने के लिए उनकी मदद करें और उनको सहायता दें ताकि ये कृत्य रोका जा सके। और आज ये कृत्य रोका नहीं जाएगा तो लगातार बढ़ता जाएगा और ये निश्चित रूप से केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए घटनाएं बढ़ रही हैं। आज जो आने वाला चुनाव है 2023 का, नवंबर में होने वाला प्रदेश का, ये उसको प्रभावित करने की सारी घटनाएं हैं और ये मिली जुली साजिश है। इस साजिश का अंत शीघ्र होना चाहिए। आज भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, भाजपा पार्टी की तरफ से हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे जो 11 सैनिक शहीद हुए हैं नक्सलियों के द्वारा उनकी नृशंस हत्या हुई है और एक चालक समेत उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये भूपेश बघेल सरकार की पूर्णतः विफलता का बयान करती है। भूपेश सरकार हर मोर्चे पे विफल है। उनकी जो कहानी और कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। वो जो कह रहे हैं कि हमने नक्सली समस्या पे पूर्ण तरीके से काबू पाया है, ये जो कृत्य हुआ है ये उनकी असफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। नक्सलियों ने जो माओवादी हैं इन लोगों ने घात लगा के हमारे वीर शहीदों को पीठ पीछे से मारा है। उसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ बहुत दुखी है और उन नक्सलियों से ये विनम्र निवेदन करती है कि ये नक्सली नक्सलवाद छोड़ के मुख्यधारा में जोड़ें और देश प्रेम की भावना के साथ भारत में निवास करें। परंतु दुर्भाग्य है कि जब कोई कांग्रेस का नेता इन क्षेत्रों में जाता है तो उसके हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद ऐसी घटनाएं होती हैं कि कांग्रेस पार्टी के कहीं न कहीं नक्सलियों और माओवादियों से मिली भगत है, ऐसा मुझे लगता है। नक्सलियों द्वारा जो कायरतापूर्वक जो इन लोगों ने LED लगा करके जो 10 जवान और एक चालक का
निर्दोष लोगों का जो आज एलईडी के माध्यम से उड़ाने का काम किया है, ये अत्यंत निंदनीय है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और सरकार आज 4.5 साल बीत जाने के बाद भी ऐसी घटनाओं को रोकने में विफल हो चुकी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी पूर्व में 4 पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरीके से मारे गए और आज यही घटना बढ़ करके 10 जवानों के रूप में देना पड़ा। आज ये एलईडी की घटना पूरे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक छत्तीसगढ़ का नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सहारनपुर क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले में कल जो घटना हुई है, नक्सलियों के द्वारा जो विभत्स हत्याकांड हमारे सेना के जवानों के साथ हुआ है, निश्चित रूप से केवल भिलाई ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ इस घटना की निंदा करता है। आए दिन नक्सलियों द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। उसके अलावा आम जनता जनमानस भी सुरक्षित नहीं है। लगातार हो रही इस घटना को नक्सलियों की कायराना करतूत है जो आज सामने आ रहा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बस्तर कैरनपुर क्षेत्र दंतेवाड़ा में हुई इस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं और शहीद हुए हमारे जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। ग्रेड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि दुर्ग पुलिस के द्वारा साइबर फ्रॉड जागरूकता के लिए साइबर सीरीज शुरू किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आज के समय में हर वर्ग को साइबर ठगों से सचेत करने के लिए विभिन्न तरीकों से फ्रॉड करने वालों के बारे में बताकर आम जनता को सावधान किया जा सके। पुलिस अधीक्षक के रूप में डॉक्टर अभिषेक पल्लव की दुर्ग पदस्थापना के साथ दुर्ग पुलिस ने लगातार साइबर फ्रॉड मामले में कार्रवाई की और दूसरे राज्यों में बैठे कई सरगनाओं को सलाखों तक पहुंचा चुकी है, जिन्हें अत्याधुनिक तकनीकों से लैस महानगरों की पुलिस ढूंढ नहीं पाई। उन आरोपियों को भी दुर्ग पुलिस ने उनके मान से निकाला। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम नागरिकों को उनकी करतूतों से अवगत कराया और उन्हीं ठगों से आम लोगों को सावधान रहने की अपील भी करवाई गई थी। इसका काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। दुर्ग पुलिस द्वारा इससे पहले भी 2 वीडियो जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को समय पर ठगों की करतूतों की जानकारी हो जाने से उनके झांसे में आने से बच गए थे। इसके लिए जागरूक नागरिकों ने फोन कर दुर्ग पुलिस के प्रति विशेष आभार जताया है। आइए देखते हैं दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव की जारी अपील के ये वीडियो। दुर्ग पुलिस द्वारा साइबर अवेयरनेस के लिए साइबर सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें जो कॉमन मॉडस ऑपरेंडाई है जिससे फ्रॉडस्टर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसको रोल प्ले से समझाने की हमारी कोशिश होगी। मैसेजेस के फॉर्म में टेलीकम्युनिकेशन द्वारा, बैंक्स द्वारा लगातार मैसेजेस भेजे जाते हैं, फिर भी फ्रॉडस्टर्स बार बार मॉडस ऑपरेंडाई बदलते हैं, जिसके कारण लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और हज़ारों लोग जो है वो इसका साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। यदि हम ह्यूमन ऑफेंसेस देखें, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस देखें, साइबर फ्रॉड उन सबसे ज़्यादा है और हर व्यक्ति को अफेक्ट करता है। जनता से लगातार मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7898815399 पे मैसेज भेज के ये मांग बताई गई थी कि सर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। हमने 2 अवेयरनेस वीडियोस रोल प्ले किया था, जिससे सैकड़ों लोगों को लाभ मिला और डेली लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि सर हमें भी कुरियर वाला मैसेज आया 5 रुपये जमा करने का, लेकिन हम सावधान थे तो हमने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया और उसे उल्टे हमने ही समझाया कि ये गलत काम मत करो। तो निश्चित रूप से साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है और इसी में दुर्ग पुलिस की एक छोटी कोशिश आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वार्ड 54 पोटिया कला स्कूल का हाल इन दिनों बेहाल है। जर्जर हो चुके स्कूल में पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले पोटिया कला के मिडिल स्कूल का हाल इन दिनों बेहाल है। आपको बता दें कि पोटिया कला वार्ड क्रमांक 54 मिडिल स्कूल बहुत ही जर्जर हो चुका है। इस स्कूल को नए भवन निर्माण के साथ 12वीं कक्षा तक के लिए किए जाने की मांग को लेकर पार्षद से लेकर महापौर, विधायक और कलेक्टर को कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक स्कूल का जीर्णोद्धार नहीं हो सका। स्कूल की दीवारें ढहने लगी है, साथ ही शौचालय की स्थिति भी बहुत खराब है। स्कूल जर्जर होने के कारण लगातार यहां पढ़ने वाले बच्चों को दुर्घटना का भय बना रहता है। इन्हीं वजह से बच्चों के पालकों को भी चिंता लगी रहती है। वर्तमान में वार्ड क्रमांक 54 के मिडिल स्कूल के बच्चों को वार्ड क्रमांक 53 के प्राथमिक शाला में इस वर्ष की पढ़ाई कराई गई। शहर विधायक अरुण बोरा से कई बार शिकायत के बाद भी कोई उचित कार्रवाई न होने की वजह से वार्ड वासियों ने शहर विधायक अरुण बोरा के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात मीडिया के सामने रखी। जेकर स्थिति जेकर नेतागिरी जैसी सब अपन हिसाब से सब थोक पालिश करके निकल गया।
यहाँ सिर्फ अगर कोई आदमी भुगता थे तो सिर्फ गांव वाला। पोटिया से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, ना तो यहाँ शिक्षा विभाग से कोई अधिकारी आके यहाँ जांच पड़ताल करे, ना आज तक कभी कलेक्टर, ना तहसीलदार, ना कुछ नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई ख़त्म हो गया तो 1 ओवर तक आदमी है मतलब सहयोग राशि देवाबर का हिम्मत भी नहीं कर सके। ये स्थिति पोटिया के है। 5 साल हमने करे हैं अध्यक्ष रहे, तब कहीं जाके स्कूल के ये भी बनी तो हुआ शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के तक आज तक ढंग से स्कूल। यहाँ भी अगर मान लो ज़रूरत से ज़्यादा मैडम है, मैडम मन के भी स्थिति ऐसे है कि पूरा वातावरण ही ख़राब कर चुके हैं। यहाँ कोई बच्चा है, लड़की या लड़का हो, कोई सर मैडम लोग कोई डर रहा है नहीं, सब अपन अपन से आते अपन अपन से जाते। अब स्कूल के साथ साथ अपन तालाब भी के ही स्थिति देखो गांव में। एकर पहले भी जो भी सरकार से 15 साल वो भी यही स्थिति सब लोग करा गए हैं, सब होते कि सब अपन अपन समय माते कि सब निकलते। लेकिन आज स्कूल की स्थिति इतना जर्जर है कि यहाँ ना तो कोई आदमी घुसना पसंद करे ना बैठना पसंद। ले दे के आज प्राइमरी की स्कूल और मिडिल स्कूल के कुछ बच्चे ला दोनों समन्वय करके चला थे, तब कहीं जाके चला। अब यहाँ के बच्चा मन हम खुद अपन बच्चा अब यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते कि स्थिति यहाँ है कि सर मैडम मन तो जो पढ़ाते सो पढ़ा। यहाँ स्थिति भी नहीं, वातावरण इतना है कि स्कूल लगे थे पीछे बैठ के सब वो कोहा पत्थर मारते थे। ये मतलब दर्दनाक स्थिति है। ओकर लिए अच्छा अपन सब बच्चा निकाल के अपन बोरसी केंद्र है स्कूल के, वहाँ ले जा फिर अपन गवर्नमेंट स्कूल जो भी अपन दो की सुविधा के साथ सब अपन अपन बच्चा पढ़ाते। लेकिन हम माननीय विधायक जी, महापौर और अपन प्रतिनिधि मन से अवगत कराते हैं, कई बार करा चुके हैं। लेकिन हम जितना देखते हैं कि जहाँ तक शुरुआत हुई से 20 साल थे वो आज भी देखते हैं, तो आज यहाँ कोई विकास भी नहीं हुआ है, ना कभी पोटिया के विकास हो भी सके। काबर कि यहाँ राजनीति इतना ज़्यादा हावी है कि जेकर रहते वही हरे, ओकर मेहनत के लिए कोई आदमी एकजुट होकर कोई काम करना नहीं चाहे। सब ऐसे है कि तोड़ जरूरत है तो तय कर, मोर जरूरत है तो मैं कहूँ। एक कारण से यहाँ के राजनीति से ना बहुत ज़्यादा लोगन उग चुके हैं। अब जैसे है अपन स्थिति के साथ से चलते जाते हैं, लेकिन आने वाला समय में पोटिया के लिए इतना खतरनाक है कि अपन बच्चा ला ना पढ़े लिखे बनना बहुत तकलीफ है। जोगी के राज में माननीय ताम्रध्वज साहू जी शिक्षा मंत्री से उच्च शिक्षा मंत्री, वो घोषणा करी से 12वीं के कई बार ओकरो जगह के दर बदर गेन, लेकिन आज तक वह कहीं घोषणा करे के बाद वह नहीं करिस। और सिर्फ आज भी वो ओकर पास जाबे तो वही बोलते हैं कि भैया मैं तो विधायक हूँ और केंद्र मंत्री ने है भाई वो विधायक। एक कारण से पूरा ग्रामीण बसला वो अपन लिपत पोता थे, शहर से कोई लेना देना नहीं है। मुँह के दीदी बुलावे तो सीधा मुँह बोलते भाई मैं तो ग्रामीण के विधायक हूँ और शहर कह दूँ नोरा महापौर। वही जब आप इतना बड़ा केंद्र मंत्री बन के अगर पोटिया से 10 कदम के बीच में रहे के बावजूद भी आज स्थिति यहाँ के दर्दनाक है। तिला कहेगा इसलिए कि चुनाव के पहले तक अगर स्कूल बन जाता है तो ठीक है, अगर चुनाव पहले तक स्कूल नहीं बनेगा तो गांव वाले लोग इसके बारे में घोर विरोध करेंगे, चक्का जाम करेंगे। पोटिया कला वार्ड क्रमांक 54 दुर्ग वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड है। 54 वार्डों में आरक्षित वार्ड के भी दायरे में आता है। पोटिया कला में आज तक जो जन सुविधा होना चाहिए वो किसी प्रकार से जब से नगर निगम बना है और आज तक किसी प्रकार से जन सुविधा भी नहीं है। पोटिया कला की स्कूल की स्थिति बहुत जर्जर है। मिडिल स्कूल तो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, प्राइमरी तो लमसम ठीक है। और इस संबंध में पोटिया के अनेक समाज और अनेक संस्था के द्वारा कई बार जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर महोदय जी, विधायक महोदय जी, महापौर और अन्य मंत्रियों को इनके जीर्णोद्धार के लिए, मरम्मत के लिए कई बार आवेदन दिए, लेकिन अभी तक झूठा आश्वासन के सिवा कुछ भी अभी धरातल में दिख नहीं रहा है। और ख़ास तौर से स्कूल को लेकर के जो मिडिल स्कूल है, ये हमारे गांव के एक वरिष्ठ है श्री विशाल साहू जी, इनके द्वारा भी लगातार कई बार हर विभागों को, कलेक्टर को, विधायक को, महापौर जी को, जिला शिक्षा अधिकारी को, सभी को कई बार आवेदन दिए गए हैं, फिर भी उनको झूठा आश्वासन मिला है। आज तक स्कूल के बारे में किसी ने संज्ञान नहीं लिया, जबकि ये और ज़्यादा दायित्व पार्षद के साथ साथ विधायक, महापौर का होता है, क्योंकि वो उनके अधीन है, उनको इस पे अमल करना चाहिए। इसमें ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। पावर हाउस चौक के समीप बनाए गए सुलभ शौचालय को अब तक नहीं खोला जा सका है, जिससे भीड़ भाड़ वाले इस क्षेत्र में लोगों को, विशेषकर महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। यूरिनल संबंधी लोगों की सुविधा को लेकर निगम प्रशासन द्वारा पावर हाउस चौक के पास सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया था।
निर्माण होने के उपरांत भी इसे अब तक नहीं खोला जा सका है। महिलाओं और पुरुषों के लिए बने अलग अलग सुलभ शौचालय में ताला जड़ा हुआ है। पावर हाउस चौक के समीप का यह क्षेत्र काफी भीड़ भाड़ वाला है। यहाँ से बस और ऑटो रिक्शा भी विभिन्न स्थानों के लिए रवाना होते हैं, जिससे लोगों की भीड़ लगी रहती है। खरीदारी करने वाले लोग भी यहीं से गुजरते हैं, जिनके लिए सुलभ शौचालय अनुपयोगी साबित हो रहा है। सुलभ के बंद रहने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में सुलभ बनाने को लेकर निगम प्रशासन का यह प्रयास तो सराहनीय है, किंतु इसे अब तक क्यों नहीं खोला जा सका, यह समझ से परे है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आते ही अब विपक्ष में बैठी बीजेपी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। वहीं बीजेपी नेताओं ने भूपेश बघेल सरकार की वादा खिलाफी और रोजगार को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। बेरोजगारी भत्ते के लिए सरकार ने कई नियम व शर्तें तय की है। इसे भाजयुमों ने सरकार का षड्यंत्र बताया है। इसके अलावा सरकार के पूरे कार्यकाल के भत्ते की मांग की है। मालवीय नगर चौक में बड़ी संख्या में भाजयुमो पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के वरिष्ठ नेता भी जुड़े। रैली के माध्यम से रोजगार कार्यालय पहुंचे, लेकिन पुलिस ने पहले ही बैरिकेड कर रखा था, जहां कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच जमकर झूमा झटकी भी हुई। वहीं बीजेपी का कहना है कि भूपेश बघेल की सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है। उन्होंने अब तक युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। वहीं बेरोजगारी भत्ता सिर्फ और सिर्फ कागजों में है, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि भूपेश सरकार ने 2018 में बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था, लेकिन ये भत्ता सरकार के द्वारा 2023 से दिया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि पिछले 4 सालों के 52 महीने का भत्ता भी दिया जाए और सरकार को चाहिए कि बेरोजगारों के साथ किसी तरह का कोई छल न किया जाए। चुनाव से पहले भूपेश बघेल ने घोषणा किया था 4.5 साल पहले कि हम सरकार बनेगी कांग्रेस की तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 2500 रुपये। आज तक किसी युवाओं को 1 रुपया भी नहीं मिला है और ना रोजगार मिला है ना बेरोजगारी भत्ता मिला है। और नियम इतना है, नियम कानून, कि कोई युवा इस नियम में नहीं आ रहे हैं। इसके प्रदर्शन में हम लोग रोजगार के लिए आए थे, तालाबंदी करने के लिए, है ना। पुलिस प्रशासन हम लोग को जाने नहीं दिए, रोक लिए। भूपेश बघेल जी डरते हैं, पुलिस को अपने आगे कर रहे हैं, हमको जाने दे रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग अगर आगे भी मांग पूरी नहीं होती युवाओं का तो हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे। नहीं, उन्होंने घोषणा में कहा था कि रोजगार नहीं देंगे तो 2500 रुपया देंगे, क्या इसीलिए रोजगार क्या चुना गया है कि रोजगार युवाओं को जरूरी है रोजगार के लिए, इसलिए हम उनको घेने हैं। देखिए, 2018 चुनाव से पहले जो कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल का सरकार, ये लोग अपने घोषणा पत्र में दावा किए थे कि 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा बोल के, लेकिन आज 53 महीना हो गया है, बेरोजगारी भत्ता तो कहाँ, 1 रुपये 2500 रुपये तो कहाँ, 1 रुपये तक भी कोई जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयड है उसको एक भी पैसा नहीं मिला। तो युवा मोर्चा के सभी साथियों, प्रदेश में हर एक जिला में ये जो कार्यालय, ये घेराव कार्यक्रम चालू है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयड है उनको 53 महीने के हिसाब से अगर 2500 रुपये हम लोग काउंट करें तो 1,30,000 रुपये बन रहा है, उसका 1,30,000 रुपये जो बेरोजगार लोग हैं उनको दिया जाए। ये मांग पूरी करें, हम लोग का ये डिमांड है। अगर भी नहीं करेंगे तो आगे जो आंदोलन है वो तीव्र होगा बोल के आज हम लोग यहाँ पर घेराव किए थे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। विश्व विख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से शिव महापुराण कथा सुनने महापौर नीरज पाल सह परिवार आयोजन स्थल पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ कथा सुनी और आरती में भी शामिल हुए। सभी श्रद्धालुओं ने भी शिव महापुराण श्रवण किया। वहीं उन्होंने शिव का जाप करते हुए भिलाई वासियों के सुख समृद्धि के लिए मनोकामना की। पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। उल्लेखनीय है कि 25 अप्रैल से पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा वाचन हो रहा है, जिसे सुनने के लिए भिलाई सहित अन्य शहरों एवं जिलों से लोग भिलाई का रुख कर रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा वाचन के चौथे दिन महापौर सपरिवार पहुंचे और भक्तों के बीच बैठकर कथा का श्रवण किया। गौरतलब है कि प्रतिदिन शिव महापुराण कथा स्थल में लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, जिसके मद्देनजर आयोजन समिति द्वारा भी व्यापक रूप से तैयारियां की गई है। दूर दराज के क्षेत्रों से आए भक्तों के लिए
रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी आयोजन स्थल में की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। शिव महापुराण कथा स्थल जयंती स्टेडियम में भक्तों के बीच रुद्र सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा फलों का वितरण किया गया। वहीं समिति के सदस्यों ने इस कार्य को लगातार जारी रखने की बात भी कही है। जयंती स्टेडियम में पिछले 25 अप्रैल से जारी शिव महापुराण कथा स्थल में पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से हो रही कथा का श्रवण करने बड़ी संख्या में भक्त आयोजन स्थल में पहुंच रहे हैं। दुर्ग भिलाई के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों और अन्य प्रदेशों से भी लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। दूर दराज के क्षेत्रों से आए भक्तों द्वारा रात्रि में विश्राम आयोजन स्थल में ही किया जा रहा है, जिनके खाने पीने की व्यवस्था आयोजन समिति और शहर के अन्य समितियों द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में रुद्र सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में फल का वितरण पंडाल में उपस्थित भक्तों के बीच किया गया। समिति के पदाधिकारी पूरे पंडाल परिसर में घूम कर लोगों को फल बांटते नजर आए। इसकी जानकारी समिति के पदाधिकारियों ने दी। अपील है कि बहुत अच्छी तरह शांतिपूर्ण जिस तरह से माहौल में सुना जा रहा है और कुरान को वाचा जा रहा है, हम चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे और किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस बात की कोशिश की जाए। खाने पीने की आज देखिए बहुत लोगों ने आज अपनी सेवा दी है और हम चाह रहे हैं कि ये सेवा बनती रहे और जो लोग यहाँ आए हैं वो खुशी खुशी भिलाई का नाम लेके जाएंगे। ये हमारा मैसेज। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और जो सेवा हमारे सभी सदस्यों ने रुद्र सेवा समिति की तरफ से यहाँ पे की है वो अभूतपूर्व सेवा है। मैं हमारे सारे सदस्यों को जिन्होंने यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिया उसके सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो दूर दूर से जो लोग आए हैं, हमारी चिंता ये है, हमारा विषय ये है कि इन तक हम अगर कुछ भी सेवा कर सकें तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। भिलाई के लिए गौरव की बात है कि शिव महापुराण जो यहाँ पे आयोजित किया गया है प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा, और हम सभी भिलाई वासियों को नैतिक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि अगर हम 10 रोटी घर में बना रहे हैं तो हम सभी लोग लगभग 15 रोटी बनाएं। और जो यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग आके यहाँ पे बैठे हैं पंडाल में, तो हम सब भिलाई वासी जो ये मिनी भारत कहलाता है, सब लोग के सहयोग के लिए कहलाता है। तो हम सबका ये दायित्व है कि हम सब इस कथा में अपनी भागीदारी सेवा देके हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होके इस महापुराण में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिव महापुराण कथा का श्रवण करने आए लोगों को शहरवासियों द्वारा खाद्य सामग्रियों को लेकर यथासंभव मदद की जा रही है। कोई भी भक्त भूखा न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने इस कार्य को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बनी रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिख समाज ने शहर विधायक अरुण वोरा से मुलाकात कर अपनी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सौंपा है। शनिवार को सिख समाज के लोग विधायक अरुण वोरा के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सिख समाज ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से सिख समाज के भवन निर्माण के लिए जमीन की मांग के साथ उसे बनवाने की अपील भी की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते हुए भवन निर्माण के लिए राशि देने की स्वीकृति दी। लेकिन वर्तमान में वह जमीन किसी और को आवंटित कर दी गई है, जिससे सिख समाज ने विधायक अरुण वोरा से पुनः मांग की है कि पूर्व में दी गई जमीन के स्थान पर अन्य किसी स्थान पर भवन निर्माण के लिए सिख समाज को जमीन आवंटित की जाए, जिससे सिख समाज वहां भवन का निर्माण कर सके। आवेदन लेकर पहुंचे लोगों की बात को महत्व देते हुए विधायक ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी मांगे अवश्य पूरी की जाएगी। द्वारा गुरु सिंह सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। अभी कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने दुर्ग में भेंट मुलाकात की थी। सभी सामाजिक संगठनों से उन्होंने बातचीत की और जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है भवन के निर्माण की, ज़मीन के निर्माण की, उसके लिए उन्होंने घोषणाएं भी की थी। इसी तरीके से सिख समाज ने भी अपनी मांगें रखी। समाज के सभी प्रमुख लोग वहाँ पर उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप ज़मीन उपलब्ध कराइए तो नवीन गुरुद्वारे के निर्माण के लिए हम 40 लाख रुपए देंगे, और वर्तमान में जो प्राचीन काल से गुरुद्वारा संचालित है वहाँ के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए की बात कही है। अभी जो वर्तमान में आज इन्होंने मुलाकात की है उस संदर्भ में इन्होंने कहा कि जहाँ इन्होंने एसडीएम ने जो ज़मीन दिखलाई थी वो किसी को आवंटित कर दी गई, अन्य संस्था को, तो उसके स्थान पर नए ज़मीन का आवंटन किया जाना चाहिए। तो मैंने इन्हें आश्वस्त किया है कि मैं एसडीएम से और कलेक्टर से इस संदर्भ में चर्चा करूंगा ताकि ये समस्या का हल हो सके, ज़मीन की आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके और 40 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री जी ने निर्माण के लिए घोषणा की और राशि समाज को प्राप्त हो सके। पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो जब वह दुर्ग में आए थे तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग एवं सिख समाज ने उनसे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उनसे भेंट की थी और वहाँ पे हमारे आदरणीय विधायक श्री अरुण वोरा जी भी वहाँ पे थे। उनके सामने हमने अपनी एक मांग रखी थी कि हमें सिख समाज के लिए एक भवन के लिए एक ज़मीन दी जाए, जिसका हमने पेपर्स भी उनके पास दिए थे और साथ ही वहाँ पे भवन के निर्माण के लिए भी एक राशि 40 लाख की हमने डिमांड की थी, जिनको उन्होंने उसी वक्त अप्रूव भी कर दिया था। लेकिन वहाँ पे पता चला कि वो है ज़मीन किसी और को आवंटित कर दी गई है। तो उस समस्या को लेके हम विधायक महोदय के पास आज हमारा पूरा समाज आया है और ये अनुरोध लेके आया है कि हमारे को उसकी जगह में कोई भी गुरुद्वारा के निर्माण के लिए, कोई भवन निर्माण के लिए एक सिख समाज को एक नई ज़मीन दी जाए। उस मांग के लिए आज हम विधायक महोदय जी के पास यहाँ पे आए हैं और साथ ही में जो हमारा जो गुरुद्वारा जो आज बहुत सालों से वहाँ पे है, दुर्ग में है, वहाँ के लिए सीएम साहब ने 20 लाख रुपए की राशि अप्रूव की थी। उस राशि को भी जल्द से जल्द देने के लिए एक मांग हम सब यहाँ लेके आए थे विधायक महोदय के पास और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस बात को सुना और इमीडिएट बोला है कि एसडीएम साहब से बात करके और कलेक्टर साहब से बात करके इसका समाधान निकाल के इसको आगे भेजेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव को रायपुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव जी, जो अभी रायपुर से डायरेक्टरेट की उपाधि लेकर के आ रहे हैं। कि इनके कार्यों की वजह से इन्हें डायरेक्टरेट की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। हमारे साथ खुद मौजूद है अरुण श्रीवास्तव जी। सबसे पहले आपको बधाई की, आपको जो डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम भिलाईवासियों को और प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन, चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन और व्यक्तिगत मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के काम के लिए काम करने के कारण आज हमको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोरबोन यूनिवर्सिटी फ्रांस के माध्यम से डॉक्टरेट भी पाते हैं। वस्तुतः जब इस काम को हमने प्रारंभ किया था तो हमने कभी नहीं सोचा कि इस तरह की उपाधि हमें मिलेगी। बस काम करते चले गए, आप लोगों का साथ मिलता चला गया, कारवा बना, कहीं ना कहीं उसको रिकॉग्निशन मिला। बड़ी बात यह है कि सोरबोन यूनिवर्सिटी ने आज हमारे साथ साथ
हमारे यशस्वी सीएम साहब आदरणीय श्री भूपेश बघेल को भी दिलीप की उपाधि दी है, डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके कार्यों के कारण कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली है। उसी तरह भिलाई में कार्य करने के कारण आज मुझे भी यह सम्मानित है। क्योंकि आप दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार आपके द्वारा दिव्यांगों को प्रोत्साहन के स्पर्धाएँ कराई जाती हैं लगातार। अगर दिव्यांग खिलाड़ियों का और मंच प्रदान करें, किस तरह का आपके द्वारा प्रयास किया जाए? दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने के द्वारा छत्तीसगढ़ में पहली बार 22 साल में किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया। सफल आयोजन से आज छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में उसे सर्वश्रेष्ठ एसोसिएशन का अवार्ड मिला है, जिसके लिए सभी भिलाईवासी बीएसपी एसोसिएशन बधाई के पात्र हैं। अब इसे हमको एक ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाना है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को मिला करके हम 6 जोन बनाएंगे, जोन रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए जाएंगे और आगे चल करके जो हमारा छत्तीसगढ़ ग्राउंड है सेक्टर 10 में जो बीएसपी ने अपने CSR के तहत हमें दिया है, वहाँ हम एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, एक इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं जहाँ पर बच्चे आकर के प्रयास कर सकेंगे और वहाँ पर रुकने की व्यवस्था बच्चों की जाएगी। मुझे आपसे अंतिम सवाल है क्योंकि आप चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, संस्था द्वारा लगातार समाज हित में लगातार कार्य किया जाता रहा है। हर तरह की विपत्तियों में संस्था के कार्यकर्ता है आपके नेतृत्व में काम करते आए। अब संस्था से जुड़े जो कार्यकर्ता है अन्य लोगों को समान आगे आप किस तरह जरूर देखा रहा है कि लोगों को समाजिक संस्था के जरिए फायदा मिले। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन अपने सामाजिक कर्तव्यों के लिए हमेशा से तत्पर रहा है। अब वक्त आ चुका है कि संस्था अपने आप को और संगठित रूप प्रदान करे और संगठित रूप प्रदान करके आगे मेरा प्रयास जो अबेंडेंट काऊ है, आज हमारे यशस्वी सीएम साहब ने भी इसका जिक्र किया, आवारा पशुओं को लेकर जब तक गाय दूध देती है तब तक तो गौ माता रहती है, लेकिन उसके पश्चात उसे छोड़ दिया जाता है। अब आने वाले वर्षों में मैं एक अबेंडेंट जो आवारा पशु कहा जाता है उनके लिए मैं कार्य करना चाहूँगा और उनको एक आश्रय प्रदान करके उसमें किस तरह का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है इसका एक एग्जाम्पल अपनी संस्था के माध्यम से हम लोगों के समक्ष रखना। ये थे हमारे साथ अरुण श्रीवास्तव जी जो जिन्हें डिलीट की उपाधि प्राप्त हुई है, क्योंकि इनका कहना है स्पष्ट रूप से कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जाता रहा है, आगे भी इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाएगा। इन्होंने अपने एक जानकारी हमें ये भी दी है कि क्योंकि जो आवारा मवेशी है उनकी देख रेख को लेकर के भी इनकी संस्था चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से एक अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि लोग चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की से जुड़ें और इस कार्य में अरुण श्रीवास्तव जी के सहयोगी बने। नैन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। नियम के विपरीत निर्माण कराने वालों को अब नियमितीकरण कराने का सुनहरा मौका मिल रहा है। वहीं नियमितीकरण कराने के लिए कुछ ही समय शेष रह गया है। निगम में आवेदन करने वाले ज्यादातर लोगों का नियमितीकरण हो चुका है। भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक आवासीय व गैर आवासीय जिन्होंने नियमितीकरण के लिए अपना आवेदन निगम में जमा करा दिया है, उनमें से अधिकतर लोगों के नियमितीकरण हो चुके हैं, क्योंकि इसकी प्रक्रिया को भिलाई निगम द्वारा शीघ्रता से अपनाया जा रहा है। यदि किसी ने बिना बिल्डिंग परमिशन लिए निर्माण किया हो, बिल्डिंग परमिशन प्राप्त करके स्वरूप में परिवर्तन किया हो या फिर भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कर लिया हो तो इसका नियमितीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए भिलाई निगम में वास्तुविद के माध्यम से आवेदन करना होगा। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। नियमितीकरण के लिए आवेदन निगम के पंजीकृत वास्तुविद इंजीनियर से तैयार मानचित्र जमा करना होगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में चेकलिस्ट के अनुसार नगरपालिक निगम भिलाई के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आर्किटेक्ट की सूची भी इस वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। अवैध निर्माण 14 जुलाई 2022 के पूर्व से निर्मित है तो इस संबंध में साक्ष्य के रूप में भवन का बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें तारीख हो जमा करना अनिवार्य है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। महापौर नीरज पाल भिलाई के नेहरू नगर तथा कोसा नगर क्षेत्र अंतर्गत सड़क का डामरीकरण कार्य कराया जा रहा है, जिसके लिए महापौर नीरज पाल ने भूमि पूजन कर कार्य को प्रारंभ कराया। नेहरू नगर तथा कोसा नगर के मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को अब गड्ढों से मुक्ति मिलेगी। महापौर नीरज पाल ने सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन स्थानीय लोगों के साथ किया। भूमि पूजन के उपरांत डामरीकरण का कार्य शुरू किया गया। लगभग 1800 मीटर की लंबी सड़क का डामरीकरण कार्य प्रारंभ होने से स्थानीय नागरिकों ने खुशी जाहिर करते हुए महापौर व निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के नागरिकों को महापौर नीरज पाल ने
संबोधित करते हुए कहा कि निगम प्रशासन पूरे निगम क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ विकास कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि और भी विकास कार्य आगे किए जाएंगे। गौरतलब है कि सड़क की हालत काफी खराब हो चुकी थी। आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था, जिसको देखते हुए महापौर नीरज पाल ने इन सड़कों को दुरुस्त करने का फैसला लेकर डामरीकरण कार्य को करने अधिकारियों को निर्देशित किया था। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने शीघ्र ही सड़कों के डामरीकरण कार्य पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता का भी ध्यान रखने को कहा है, जिसके चलते भिलाई में सड़कों की स्थिति को सुधारने का काम निगम प्रशासन के द्वारा तेजी से किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वैशाली नगर क्षेत्र में खस्ताहाल सड़कों का डामरीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं कुछ स्थानों में कार्य पूरा हो चुका है। वहीं निगम अधिकारियों के द्वारा निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग को लेकर उदासीनता बरती जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप शहर के अंदरूनी और बाहरी क्षेत्र की जर्जर और खस्ताहाल हो चुकी सड़कों के डामरीकरण कार्य की भिलाई निगम ने शुरुआत की है। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से वैशाली नगर में सड़कों का डामरीकरण कार्य किया जा रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में सड़कों के डामरीकरण का प्रथम लेयर का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं कुछ स्थानों में सड़क निर्माण की प्रक्रिया जारी है। प्रथम लेयर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत दूसरे चरण के लेयर का कार्य आरंभ किया जाएगा। निर्माण कार्यों की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, वैशाली नगर जोन क्षेत्र अंतर्गत में डामरीकरण किया जा रहा है और अलग अलग 4 जो सड़कें हैं, प्रमुख सड़कें हैं, वहाँ पे डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। जो हनुमान मंदिर रोड है और गौरव पथ का रोड है, इसके अलावा जो भगवत चौक या आपका जो वैशाली नगर जोन कार्यालय के चारों ओर का रोड है, ऐसे सड़कों का जो बहुत खस्ता स्थिति में था, आवाजाही में जो दिक्कत होते थे, गड्ढे भरे रहते थे, ऐसे सड़कों का डामरीकरण लागत 1 करोड़ की राशि के माध्यम से किया जा रहा है। और अभी फर्स्ट लेयर जो है उसका काम पूर्ण हो चुका है। इसके बाद सेकेंड लेयर का भी काम इसमें पूर्ण किया जाना है। अभी जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत में डामरीकरण का जो कार्य है उसको शीघ्रता से करने के लिए और बारिश पूर्व करने के लिए माननीय महापौर जी और महोदय के द्वारा जो निर्देशित किया गया था, उसको लेकर के सभी जोन क्षेत्रों में डामरीकरण का कार्य जो है वो लगभग प्रगति पे है और पूर्णता की ओर है। इसको भी वैशाली नगर जोन क्षेत्र अंतर्गत जितने प्रमुख सड़कों को डामरीकरण के दायरे में लिया गया है उनको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अधिकारी जो है लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और जो सांस्कृतिक भवन के सामने रोड है और जो हनुमान मंदिर जाने वाली रोड है, ये सभी जो प्रमुख सड़कों पर डामरीकरण का काम चल रहा है वो शीघ्रता से पूर्ण करके लोगों को जो है सहूलियत इससे मिलेगी। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सड़कों के डामरीकरण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता को बनाए रखने में मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी निगम आयुक्त ने दिए हैं। बहरहाल सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण होने से आवागमन में हो रही दिक्कतों से लोगों को निजात मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के धमदा तहसील के गांव सोनेसार में हनुमान जी का मंदिर है। वहीं से लगा हुआ कामता पटेल की जमीन है, जो कि वर्षों से दोनों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। वर्तमान में कामता पटेल की पत्नी पंचायत सह सचिव नेमबाई कश्यप के द्वारा रोजगार गारंटी की मिट्टी मंदिर परिसर में डालकर अवरुद्ध किए जाने को लेकर मंदिर के सर्वराकार द्वारा कार्रवाई करने एसडीएम धमदा थाना प्रभारी, सीओ जनपद तहसीलदार, कलेक्टर व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे को सर्वराकार नीलकंठ वर्मा ने आवेदन किया। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच की गई। खसरा नंबर 627 रकबा 004 हेक्टेयर भूमि को भू राजस्व की धारा 237(3) सह-पठित धारा 234 के तहत घास मत से पृथक किए जाने का आदेश दिया गया है। कामता पटेल ने कहा कि मैं जमीन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जमीन में काबिज हूं। कानून के अनुसार जो भी उचित होगा मुझे मान्य है। इस बीच तहसीलदार ने पटवारी को तत्काल अभिलेख दुरुस्त करने आदेश दिया है। सरपंच प्रतिनिधि भानु साहू ने कहा है कि वह जमीन कामता पटेल अपना बता रहा है। पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। कामता अपना 2 डिसमिल और कब्जा कर लिया है। 16 है उसका रिकॉर्ड में, 18 कर लिया है उसको। हमारा 2 डिसमिल उधर और जाएगा। उसके चलते छेड़ी से 2 डिसमिल उस पार की एसडीएम साहब है खुद बुला के। मतलब हम ये आबादी है, मंदिर है, आबादी में बने हैं मंदिर है। मंदिर घर बनते हो आबादी में बनते नहीं, तो जब आबादी में बने हैं मंदिर है तो फिर केस चलते हैं, उसके बाद भी कब्जा कर ली तो उसके बाद मिट्टी डाला थे, वो गलत है। जबकि ओकर कहना कि मोर पार पूरा साक्ष्य है, सबूत है। गलत, कोई रिकॉर्ड में नहीं उसके पास इसके बारे में। भाई होकर होती तो पुजेरी भी छोड़ा देती, सब भगो यहाँ से की हम तो उसको तनख्वाह दे रहे हैं 24 एकड़ जमीन से। भाई मेरा जगह है तो मैं डलवा रहा हूँ मिट्टी,
मंदिर मेरा है, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, और उसमें एक ही परिवार को आपत्ति है और वो 10 साल 20 साल से मेरे साथ लड़ते आ रहा है कि अवैध है तुम्हारा मकान बनाया। उस टाइम में भी वैसी बात किया। मेरे पास हर रिकॉर्ड है, मैं अपनी जगह पे कुछ भी करूं। और रही बात बरसात का गंदा पानी भर जाता है मंदिर के आसपास, तो मैं अपना व्यवस्था बना रहा हूँ, तालाब जाहिरीकरण हो रहा है, वहाँ को मिट्टी ला रहा हूँ। हम लोग मतलब यहाँ रोजगार का काम चल रहा है ना, उसका मिट्टी हम लोग पार में डाल रहे हैं, तो मेरा ज़मीन है करके वो पार का मिट्टी खींच के अपना खुद डाल रहे हो। उसमें ग्राम पंचायत हम लोग उसको मिट्टी खींचने के लिए नहीं बोले, क्योंकि वो जगह मेरा है करके वो मिट्टी खींच रहे हैं, हम लोग तो पार में डाल रहे हैं। जगह तो अब मैं केस उस चल रहा है तो जगह मेरा है बोल रहे हैं सर। ये मंदिर का जगह ही है, वो काम तो पूरा चारों तरफ पे घेरा टोट के और माटी पूरा पटका के करिया पार के पूरा भस काट। ये हमारा पुरखौती जमीन जगह है, तो नाजायज कब्जा करना चाहता। काम था इसमें जीत गया ऐसे करके बता। नहीं जीता है वो, नहीं जीता है वो। थाना में दिए हैं, जनपद में दिए हैं और SDM और तहसीलदार। ग्रैंड न्यूज़ के लिए धमदा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश के कृषि मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक रविंद्र चौबे अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भरदा पहुंचे, जहां उन्होंने आभार कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नवीन गोदाम भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि सहित कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। अपने मंची उद्बोधन में कृषि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को किसानों की हितैषी बताया। वहीं उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा पार्टी पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। रविंद्र चौबे ने इस अवसर पर भूपेश सरकार को किसानों का सरकार बताया, जहां आने वाले समय में किसानों का 20 क्विंटल धान खरीदी को किसानों के लिए बड़ी सौगात बताया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीरनपुर में हुए घटना का जिक्र करते हुए भाजपा के नेताओं पर गरीबों की मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र बताया। सम्मेलन था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो धान की मात्रा 20 क्विंटल की है प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ा करके, उसमें किसानों के मन में खूब जुनून है, उत्साह है। उसी को चर्चा करने के लिए लगातार विभिन्न सोसाइटियों में हम लोग भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार कर रहे हैं। आज भरदा में भी ये भव्य कार्यक्रम हुआ, ये सुंदर गोडाउन भी बन के तैयार है, इसका भी उद्घाटन हुआ। किसानों के हित में सरकार सारा काम कर रही है। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।